वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश कोटा। बच्चों, आज हमारे साथ वापस पैनल में कुछ एक्सपर्ट्स हैं और हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आफ्टर नीट। आपका जैसे अब नीट हो चुका है तो नीट के बाद अब आपके आगे क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं, आपको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, आपको कैसे एक सही डिसीजन तक पहुंचना चाहिए, उसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और मैं इस पैनल को इंट्रोड्यूस आपके सामने करता हूँ। हमारे साथ पहले हैं अनिल यादव सर, who is a senior zoology faculty at Apna Akash Kota. Then we have Sudesh sir, again a senior faculty of chemistry at Apna Akash Kota, and myself Harshit Goyal. I teach physics at Apna Akash Kota Center. So without any delay, सबसे पहले मैं अनिल सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और वो क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर है कि सर अब जब नीट हो चुका है तो आपका बच्चों के लिए क्या मैसेज है और आप बच्चों को किन चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सर। तो बच्चों, जैसा आप लोग सभी नीट में अपीयर हो चुके हैं, जितने भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज के दिन नीट दिया। एक्चुअली मैं आज ही इसीलिए हम लोगों ने इसको शूट किया कि दो तरीके के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, या जब आप सेंटर से बाहर आते हैं तो आपके मन में क्या क्या चल रहा होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे क्या है, जैसे अगर सर हम लोग बात करें कि नीट के थ्रू MBBS की सीटें कितनी हैं, तो बच्चों आपको जान का आश्चर्य होगा, जो सीटें 1,09,145 के आसपास हैं। अब फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट की कितनी और नॉन गवर्नमेंट कितनी। तो अप्रॉक्सीमेटली 56,000 सीट गवर्नमेंट की और 52 हैं आपकी प्राइवेट की। तो बेसिकली आप जिसके लिए फाइट कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बड़ा डिफरेंस है कि हर साल करीब 25 से 26 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, किसी साल आप देखते हैं 22 लाख अपीयर हो रहा है। तो आखिर सीटें इतनी कम है तो बच्चा क्या करे। तो जैसा कि हम लोगों ने जो भी अभी अपना एक डाटा कलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग निकल के क्या आता है कि अगर हम लोग एक साल में देखें, जो 12th अपीयरिंग बच्चा है करीब वो 10 से 12 लाख होता है, तो वो सारा का सारा अपीयर हो रहा है। फिर जो पिछले साल सेलेक्ट नहीं हुआ वो भी अपीयर हो रहा है। तो ये सारे मिलजुल के 22 से 25 लाख बैठते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सीरियस तैयारी कितने की या कितने लोगों ने की, तो हद आपके 4-5 लाख होंगे। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, आकाश की ब्रांचेस में 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ता है, बाकी कोचिंगों को मिला लें तो करीब 4 से 5 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, या वी कैन से कि अच्छे से तैयारी कर रहा है। अच्छे से का मतलब क्या है, पढ़ा तो हम लोग बिल्कुल परफेक्टली रहे हैं, लेकिन क्या वो हम लोग को परफेक्टली फॉलो कर रहा है। बहुत बार जैसे हम सभी लोग टीचर हैं, आप देखते हैं बच्चे का बहुत बार ध्यान नहीं है, उससे नहीं हो पा रहा है, अलग अलग तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा उतने नंबर नहीं ला पाता है कि जो सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट में जो सीट है उसको ले पाए या उसमें सेलेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे एक बड़ा सा लॉट है जो बेचारा ये मतलब समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूँ। और बहुत बार होता है क्या है, जैसे नंबर नहीं आए तो पेरेंट्स का भी एक उम्मीद होती है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा। अब वो डॉक्टर नहीं बनता दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात करें सफलता क्या है, नीट के उसमें संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एक मिनिमम जो नंबर गवर्नमेंट सीट के लिए चाहिए वही सफलता है। उसके नीचे अगर 2 नंबर भी कम है तो लोग असफल बोल देंगे, लेकिन जबकि वो बच्चा तो सफल के आसपास ही है, या हमारी नज़र में तो वो सफल जैसा ही है। तो यहाँ पे सफलता असफलता केवल और केवल हम लोग नंबर की बेसिस पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि उसको सीट मिली कि नहीं मिली। तो अगर बच्चों नंबर कम रह गए तो भी आप दुखी मत होइए, क्योंकि जिनके नंबर आए हैं, बहुत बार सर हम लोगों ने ये भी देखा है किसी का दूसरा अटैम्प्ट है, तीसरा अटैम्प्ट है और किसी का पहला अटैम्प्ट है, उसके नंबर कम है। अब वो दुखी किसको देख के, वो तीसरे अटैम्प्ट वाले को देख के दुखी है कि उसके तो भैया 615 आ गए, हमारे तो 500-550 रह गए, लेकिन यार उसने 2 साल ज़्यादा मेहनत की थी तो उसके नंबर बढ़ गए। तो बहुत बार हम लोग की जो मेहनत है वो हो सकता है उतनी सफिशियंट ना रही हो, या देर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम लोग के नंबर कम रह गए हों। अब इसमें एक बड़ी चीज़ है जो हम लोग फेलियर को अपने ऊपर लाद लेते हैं, एक असफलता को देख लेते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं, मैंने 2 बार नीट के लिए प्रिपरेशन किया। CPMT के लिए हम लोग प्रिपेयर करते थे, लखनऊ से मैंने 2 साल कोचिंग की, टीचरों ने भी अच्छा पढ़ाया, टीचरों पे मैं कभी मतलब उंगली नहीं उठाऊंगा, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती रही। पहले साल मुझे जॉइंटिस हो गया, उसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ। अगले साल हमने बायोलॉजी की कोचिंग ली नहीं और फिजिक्स केमिस्ट्री पर फोकस किया, उसमें भी नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मेरी नज़र में भी रहा कि मैं असफल हूँ। लेकिन टेक्निकली असफल कब बोलता मैं अपने आप को, जब मैं थ्रू आउट द लाइफ असफल रहता। अभी तो वहाँ पे केवल और केवल प्रथम चरण था, वो असफलता थी, चलो कोई नहीं आ गई, लेकिन मैंने अंदर से ठान लिया कि नहीं मैं सक्सेसफुल बनूंगा। अब सक्सेसफुल अलग है, सफलता अलग है।
यहाँ पे सफलता केवल किसकी बेसिस पे देख रहे हैं कि नंबर क्या आ रहे हैं, लेकिन वो सफलता तो है ही नहीं, वो तो एक छदम चीज़ है। जो सफल हो गया अपने कॉलेज स्टार्ट करेगा, जो असफल है वो भी कुछ ना कुछ करेगा, कॉलेज करेगा या दोबारा से प्रिपरेशन करेगा। होता है ना कि ठोकर लग गई गिर पड़े, वैसा थोड़ा गिरे पड़े रहेंगे, वापस से झाड़ के उठ खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर से दौड़ेंगे, सफल होके रहेंगे। अगर सफलता ठान ली है तो होके रहेंगे। तो सर ये तो वो पार्ट हो गया जिसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि सफलता असफलता एक छोटा सा मतलब नंबर की बेसिस पे गेम है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि चलो जो सिलेक्ट हो गया वो तो अपने कॉलेज चला गया, उसने एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट कर ली, लेकिन वो बच्चा जो कितने थोड़े बहुत नंबर से रह गया, अब वो आगे क्या करे, अपने आगे का फ्यूचर कैसे प्लान करे? तो इसमें सर आप लोग बताइए वो क्या करे आखिर? सुदेश सर। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बेसिक भी नहीं आ रहा है उस बच्चे कमजोर है बिल्कुल, बिल्कुल जिसे बेसिक भी नहीं पता, और उसमें चाहे तो अपन वो बच्चे भी इंक्लूड कर सकते हैं जो भी 12th के बाद जिन्होंने नीट का पेपर ठीक है मतलब प्रिपरेशन ही नहीं की। टाइम पास करने के लिए दे दिया या अभी पेपर दिया ही नहीं, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं उसमें। दूसरे बच्चे वो आते हैं जिन्हें बेसिक तो आता है, जिसे फॉर्मूला याद है लेकिन वो वैल्यूज पुटअप नहीं कर पा रहा। और तीसरा बच्चा वो आता है जो जिसे फॉर्मूला याद था, जिसने वैल्यूज भी पुटअप की, लेकिन वो 3 घंटे 20 मिनट तक एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और उस हड़बड़ में उसने 15-20 नंबर वो कम रह गए। तो जिसके 15-20 नंबर कम रह गए, मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि उसे चाहे कितने भी साल हुए हों, उसे एक मौका लेना चाहिए। देखो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 1 साल को लेकर के वो लाइफ टाइम रिग्रेट करे, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई, जिसको फॉर्मूला याद था, तो आप फॉर्मूला याद कर ही चुके हो, आपको सिर्फ यही तो सीखना है कि क्या वैल्यूज पुटअप करनी है। तो अगर वो एक ऐसी जगह से अपनी कोचिंग करता है जहां पर उसे एक रिलेटेड मैटर ही पढ़ाया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, अगर वही मैटर वो कवर करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत आराम से सिलेक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। रही बात ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बेसिक पे है या बेसिक से भी नीचे है, अब बात आती है कि उसे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सर देखो, आप भी जानते हैं कि बेसिक अगर वो सीख जाता है तो थ्रू आउट दी लाइफ काम आना है उसको बेसिक। अब वो ये सोच रहा है कि मैं वहाँ पैसा खर्च करूँ या नहीं करूँ, ठीक है ना, तो वहाँ उसे ये सोचना ये चाहिए कि मुझे बेसिक अगर मैं तैयार कर लेता हूँ तो मुझे थ्रू आउट दी लाइफ कोई इशू नहीं आना। अगर आप सिलेक्शन की तरफ रेस में चले गए तो वेल एंड गुड है, अगर सिलेक्शन की तरफ ना भी गए तो मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है सर, कि शायद नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, नीट जेई बोल सकते हैं अपन उसमें, जहां सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें कवर करवाई जाती है। अगर आप वहां अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं तो आप देन आप बीएससी एमएससी आगे बढ़िए, आपको किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मेरी ओपिनियन है। बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। जैसे हम लोग जो पेपर का एनालिसिस करते हैं उसमें भी ये देखा गया है कि 65 to 70% क्वेश्चन बड़े मतलब बेसिक पे होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है अगर उसने ध्यान से पढ़ा हो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये काफ़ी बोलता हूँ कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये होते हैं जो 1 या 2 साल की प्रिपरेशन के बाद ये सीखते हैं कि क्या चीज़ हमारे काम की है जो पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ हमारे काम की नहीं जो नहीं पढ़नी चाहिए, या पढ़ने का सही तरीका क्या है। काफ़ी बच्चों को तो 1-2 चांस तो इसी को समझने में लग जाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और आप ऐसी जगह से कोचिंग करें जहाँ पर, या ऐसी जगह से प्रिपरेशन करें जहाँ पर आपको ये गाइडेंस बहुत प्रॉपर मिले और इस तरह का इर्रेलेवेंट कंटेंट पढ़ाया नहीं जाए। इंस्टीट्यूट या फैकल्टीज अननेसेसरी टफ क्वेश्चंस या ऐसा सिलेबस जो आउट ऑफ अब नीट कॉन्टेक्स्ट है वो भी पुराने 15-15, 20-20 साल पुराने पेपर्स लगवा रही है और उसी की बुक्स करवा रही है, तो वो सब इतना रेलेवेंट होता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि गाइडेंस बहुत प्रॉपर हो ताकि बच्चा एटलीस्ट वो 1-2 चांस मिस नहीं कर दे, कि पता चला कि 2 साल बाद उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए और अब मैं 3rd अटेम्प्ट में इसको अच्छे से करूँगा। जैसे सर बहुत बार देखा गया है कि बच्चा बोलता है कि मैं घर जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पेपर सॉल्व किया उससे पूरे का पूरा हो गया, कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअली में जब उसने सॉल्व किया था तो बेचारा कम नंबर पर रह गया, सिलेक्ट भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या तरीका है कि वो उसको परफेक्टली कर पाए? सर इसके अंदर मेन जो इशू रहता है वो ये रहता है कि बच्चा उस स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में पेपर नहीं करने का आदी होता है जैसा नीट में मिलता है। घर पर अगर करता है तो बहुत रिलैक्स रहता है, उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है कि भाई हाँ अभी मेरे ऊपर एक क्लॉक चल रही है और मुझे 3 घंटे 20 मिनट में ये चीज़ खत्म करनी है। और अगर वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट भी कर लेता है तब भी मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि हाँ ये मतलब एक फेक एनवायरनमेंट है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके लिए आपके इंस्टीट्यूट में जो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस होती है, जो टेस्ट होते हैं वो बहुत रिलेवेंट होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर भी कोटा आकाश में हमने पिछले 1 महीने में जितने भी पेपर करवाए हैं वो 2 से 5:20 के टाइम स्लॉट के बीच में इसीलिए करवाए हैं ताकि बच्चा बहुत यूज टू रहे, उसमें उसकी स्लीप साइकिल भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए और उसको जो उसका फ्रेम ऑफ माइंड है
वो इस तरह का बन जाए कि जब वो नीट का पेपर दे रहा है, जैसा उसने पेपर दिया था, तो उसको डिफरेंस फील ना हो कि यार मैं नीट का पेपर दे रहा हूँ, ऐसा ना लगे, बल्कि यही लगे कि अपने इंस्टीट्यूट का एक नॉर्मल पेपर दे रहा हूँ, ताकि परफॉर्मेंस उसकी निखर के आए। और इसमें एक चीज़ और होती है सर, कभी कभी क्या होता है, अगर उसका एग्जाम हॉल में अगर एक सवाल भी गलत भरा जाता है ना, तो सर वो एंजाइटी में चला जाता है, और एंजाइटी में जाने के बाद में तो सर आप समझते हैं कि फिर आगे का पूरा पेपर खराब। ओवरकम वो तब कर पाएगा जब उसकी ऐसी ही गलती पहले भी हुई हो। अगर उसकी ऐसी ही गलती एक दो बार पहले भी हुई है तो वो बहुत आराम से ओवरकम कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑफलाइन पेपर होते हैं वो एक अच्छी संख्या में उस बच्चे के होने चाहिए, एटलीस्ट लास्ट डेज जो है नीट की प्रिपरेशन में, उसके ऑफलाइन पेपर अच्छी संख्या में होने चाहिए सर। जैसे सपोज करिए जिसके बेसिक कमजोर हैं, जो पहली बार बेसिक्स पे काम करे, तो उसके लिए मतलब क्या वो अप्रोच रखे? बेसिक में भी गाइडेंस तो सही चाहिए, लेकिन उसमें उसके लिए ये होगा कि उसे थ्रू आउट द ईयर डिसिप्लिन के साथ में उसे आगे बढ़ना होगा। वो जो बिल्कुल बेसिक पे है या बिलो बेसिक है, अगर उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो चीज़ें फिर गड़बड़ होंगी। और अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो ये भी तय है कि सर ऐसा नहीं है कि बेसिक वाला पहले साल में सेलेक्ट नहीं होता। अपने ही आकाश कोटा से बेसिक जो वेरी फर्स्ट ईयर बच्चा आ रहा है वो बहुत आराम से सिलेक्शन लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अपने पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप उसे सही गाइडेंस में चलते रहें, और इवन उसमें दोनों का रोल है, सिर्फ टीचर का नहीं है। अगर बच्चा मान लो बिना डिसिप्लिन के मेहनत कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं रखा है, 7 दिन में से उसने 4 दिन पढ़ाई करी, 3 दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा, सोशल मीडिया पे चला गया, वहाँ पर उसने टाइम वेस्ट कर दिया है, तो फिर वो दिक्कत आएगी। तो जो बेसिक से अपर तक जाना है उसमें मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा जो पॉइंट आएगा वो होगा उसके डिसिप्लिन का मैटर होगा। उसका शेड्यूल क्या रहता है, 6 to 7 आवर्स उसको डेली पढ़ना होगा, और साथ में अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अपने आप को आधा घंटा एटलीस्ट, ठीक है कि वो कहीं बाहर घूम के आ रहा है, रोज़ अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, वो सब चीज़ें कवर करते हुए से चलनी पड़ेगी सर। इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है सर, जैसा आपने बच्चों का एग्जांपल दिया है, तो मैं भी जैसे यहाँ पर काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट करा है मैंने, तो एक चीज़ मुझे जो पता चलते हुए यह है कि इन बच्चों में एक चीज़ और होती है कि ये एक सिंगल गाइडेंस फॉलो करते हैं। ये बच्चे मल्टीपल गाइडेंस फॉलो नहीं करते, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीपल गाइडेंस जब फॉलो करते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो अब बच्चा अगर खुद से ही डिसीजन लेके उसको क्या कंटेंट देखना है तो ये कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। क्योंकि जैसे नीट की प्रिपरेशन में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट फिजिक्स में, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स में सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कोई दूसरा टॉपिक देख लिया, वो पढ़ने की कोशिश की, और उसके बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप कंफ्यूज स्टेट में चले जाओगे और फिर आपको लगेगा कि जो सब्जेक्ट है वो टफ है। तो एक सिंगल गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके जो भी टीचर्स हैं, आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करें उनके ऊपर, एंड उनको फॉलो करें कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, और उनकी बात को ऐसा माने कि ये जो कह रहे हैं अगर मैं इसी को फॉलो करूंगा तो मैं बहुत इजीली नीट क्रैक कर सकता हूं। क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको पता होता है कि भाई क्या चीज़ें हैं जो वो नीट की, ऐसा बोल सकते हो, नब्ज़ को पहचानते हैं। तो वो नीट की नब्ज़ पकड़ सकते हैं और बच्चे को बहुत फिल्टर्ड गाइडेंस देते हैं। पर बच्चा कई बार अपना भी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करके, और कहीं अगर वो नेगेटिव चला गया, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट अगर नेगेटिव चला गया तो फिर उसका पूरा साल खराब हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी आपने जो बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि कुछ नंबर से चूक जाता है, वो अगर दोबारा प्रैक्टिस करे तो अपने कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट ईयर जब हम लोग के पास आए, कोई 585 पे था, कोई 602 पे था, इस साल, पिछले साल सीट नहीं मिली, कट ऑफ पर गई, लेकिन अधिकतर इस साल 660 प्लस, 690 प्लस इसके आसपास चल रहे हैं। इस साल वो एम्स में जाएंगे, और एम्स की जो पढ़ाई वो खतरनाक है। इसमें एक चीज़ सर जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि बच्चे के अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कि वो एक चांस और लेना चाहता है। क्योंकि पेपर देख के, जब भी बच्चा पेपर देख के बाहर आता है ना, तो उसको हमेशा पूरा उसका पिछला 1 साल उसके दिमाग में चल जाता है कि भाई मैंने क्या चीज़ें सही करी, क्या चीज़ें गलत करी। अगर पेपर अच्छा होता है तब तो इतना नहीं सोचता है, बट अगर उसको लग रहा है, थोड़ा सा डर उसके मन में है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने कुछ कमियाँ थी जो मैंने करी थी। अब अगर उसके अंदर ये रिजॉल्व है कि हाँ नहीं, मैं 1 साल और या तो प्रिपरेशन दोबारा करता हूँ तो मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, तो उस बच्चे को डेफिनेटली जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट, और थोड़ा सा और एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी आपको मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोच लेते हैं कि हाँ हमें करना तो है, पर फिर 1-1.5 महीने बाद उनको लगता है कि चीज़ें वापस से वही रिपीट हो रही है। तो एक होता है सोचना, और एक होता है उस चीज़ को आगे जाके एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूशन पार्ट जो है उसके लिए भी बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड, बच्चे के अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि मतलब उसके अंदर उस तरह का एग्रेशन होना चाहिए कि हाँ मैं अगले साल और अच्छे बेटर करके आऊँगा और मैं सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। तो अगर बच्चे को पहले खुद को उतना मेंटली प्रिपेयर्ड करे, उसके बाद तो फिर उसके लिए सब चीज़ें आसान हैं। तो सर अगर मान लीजिए कि बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, तो सर उसके लिए क्या और
हो सकता है कि ठीक है, उसे लाइन कौन सी बड़ा हो सकती वैलिड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। एमबीबीएस ही केवल एक, हम लोग ये बोलें कि एमबीबीएस ही एक रास्ता है, ये असत्य है। सोसाइटी को बहुत सारे लोग चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, उसके साथ उनको रिसर्चर भी चाहिए। जो जैसे आपने देखा होगा कोरोना वैक्सीन आई, दुनिया भर की वैक्सीन बनती हैं, जो नए ड्रग मॉलिक्यूल खोजे जाते हैं, उसके लिए जो साइंटिस्ट लगे हैं, कोई बी फार्मा करके बैठा है, कोई एमएससी केमिस्ट्री करके बैठा है, अलग अलग स्ट्रीम से निकले हैं। इतनी सारी मशीन्स हैं, मशीन में बायोमैकेनिक्स लगती है, बायोफिजिक्स लगती है, उसके लिए भी लोग चाहिए। तो अब आपको ये चूज़ करना है कि आपका दिमाग किधर जा रहा है। अगर आपको लगता है नहीं मैं डॉक्टर ही बनूंगा, अब मे बी आपको जो एलोपैथिक है वो समझ में नहीं आ रही, होम्योपैथिक में चले जाइए। वो समझ में नहीं आती, आयुर्वेदिक में चले जाइए। यूनानी मेडिसिन भी है, वो भी चलती है। नहीं है तो दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रीम तो आपकी नीट के थ्रू है। इवन नीट के थ्रू आपके जो एम्स के नर्सिंग कोर्स हैं वो भी हैं, वो अलाइड साइंस में आते हैं स्टिल। तो यहाँ पे मतलब सेवरल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। अब सपोज करिए आपके दिमाग में आता है नहीं मुझे ये करने ही नहीं है, फिर क्या करें? तो जाहिर सी बात है हम लोग पे एक CUET करके हम लोग का फॉर्म आता है, उसके थ्रू ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम में आप चाहें तो कोर बॉटनी में चले जाएं, कोर जूलॉजी में चले जाएं, केमिस्ट्री में चले जाएं, जहां आपकी इच्छा करे, बायोटेक्नोलॉजी कर दें, माइक्रोबायोलॉजी कर लें, फार्मा में चले जाएं, वो CUET के थ्रू खुलते हैं। मायूस कभी नहीं होना है, बस अंदर से डिटर्मिनेशन रखना है, तभी वो कुछ कर पाएगा। और इसमें एक चीज़ सर ये रहती है कि काफ़ी बच्चों को एक चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि आप लाइफ में आपको एक बार सक्सेसफुल होना है किसी भी एग्ज़ाम में। और इंडिया में स्पेशली ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसको इजीली आप क्रैक कर सकते हो। आप कोई भी एग्ज़ाम कर लो, आप भले ही एमबीबीएस नहीं कर रहे हो, आपसे नीट क्रैक नहीं हो, आप सोचो मैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लूँगा, वहाँ पर भी आपको लग के तो मेहनत करनी पड़ेगी ही सही। सो अगर आप इस प्रिपरेशन को इस तरह से लें, भले आप नीट की प्रिपरेशन या किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप मेहनत करना सीखें। मेहनत का कोई उसमें अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो फिर आप वहाँ पर भी असफल ही रहेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी बच्चों के साथ होती है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम मिल जाए या ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम मिल जाए जिसमें हमारा इजीली सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कंपटीशन तो हर जगह ही मिलने वाला है। सर मेरा मानना तो ये है कि आई थिंक जो नीट का जो यूजी एग्ज़ाम है वो इस इंडिया का आई थिंक सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है लेकिन तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। योद्धा कम है। तो इसमें मैं एक बात पे और थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहूँगा। सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई नीट जो है इस साल करीब तकरीबन 25 लाख बच्चों ने दिया है, और अगर एमबीबीएस सीट्स की बात करें, राउंड ऑफ अगर कर लें तो 50,000 के करीब सीट है। तो इस केस में अगर अपन देखें तो 50 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, पर अगर आप इस तरह के और देखोगे तब आपको डेफिनेटली टफ लग सकता है। बट जैसा सर ने कहा था कि भाई प्रिपरेशन सारे थोड़ी करते हैं, काफ़ी बच्चे तो बस ऐसे होते हैं कि 12th का बायो लिया था उसके साथ एग्जाम दे देते हैं बिना प्रिपरेशन के। तो अगर आप उस तरह से देखें तो ढंग से कोचिंग करके प्रिपेयर करके या सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपेयर जो भी कर रहा है, ऐसे बच्चों की संख्या मेरे हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो 5 लाख में 50,000 बच्चे सेलेक्ट अगर हो रहे हैं तो करीब करीब 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, और 10% सिलेक्शन रेट अगर अपन ढंग से देखें तो वो तो काफ़ी एक बढ़िया सिलेक्शन रेट है। बस जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है सही गाइडेंस की, राइट एटीट्यूड की, डिसिप्लिन्ड अप्रोच की। अगर ये बच्चा कर पाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बच्चा क्रैक कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अब इस सेशन को वाइंड अप किया जाए। बिल्कुल। तो फाइनली बस सुरेश सर एक आप कुछ शब्दों में ये बता दें कि अब जो बच्चे नीट दे चुके हैं और जिनको ऐसा लग रहा है कि अब नीट में अभी हो सकता है इस साल सफलता ना मिले, उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, 2 कैटेगरी जो बताई पर वो तो उन्हें तो देना ही चाहिए, रिपीट करना चाहिए। अब बेसिक और बिलो बेसिक वाले अगर वो बहुत डिसिप्लिन से ट्राई करते हैं तो वो या तो सेलेक्ट हो जाएंगे या इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि हम अब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी है तो वो फिर वो मेहनत है भी नहीं। अब कहीं ये ना हो कि उसे लाइफ लॉन्ग वो रिग्रेट रहे कि अगर मैं वो कर लेता 1 साल और तो मेरी लाइफ आज अलग हो सकती थी, तो वो रिग्रेट उसके दिमाग में ना आए। इसलिए तो कुल मिला के इन्वेस्ट कर सकता है। कुल मिला के खुद से पूछें कि भाई आप 1 साल और मेहनत अच्छे से करने के लिए तैयार हैं, और अगर जवाब हाँ है तो फिर आपको वापस से एक युद्ध और लड़ने की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। तो बहुत सही है सर, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आप आज कर लो कल कम करोगे, आज मत करो कल दुगनी करोगे। तो बच्चों ये डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, और किसी भी गाइडेंस के लिए अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हम सब अवेलेबल रहते हैं, सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। हमने अपना आकाश की बिल्डिंग में, आप जब चाहें आ जाइए, जो भी काउंसलिंग करानी है कराइए। क्या बनना है, क्या क्या आपके अंदर है वो शायद हम पहचान लें। तो इसी के साथ इसका समापन करते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस लेना हो तो जो नीचे चल रहे नंबर्स हैं आप इन पर भी बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प बिल्कुल की जाएगी। तो इसी के साथ मैं पैनल का थैंक यू बोलना चाहूँगा पैनल को कि उन्होंने काफ़ी अपने इंसाइट्स जो बताए अपने को बच्चों को, आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे डिसाइड करने में कि
अब नीट के बाद उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।